नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। आतंकी लखवी की रिहाई के आदेश से भारत नाराज। पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब कर कहा जेल से न हो लखवी की रिहाई। और केजरीवाल की तबीयत में सुधार लेकिन आपका बिगड़ा हाल। खरीद फरोख्त के आरोपों से घिरी पार्टी से योगेंद्र प्रशांत और शांति भूषण की पूरी छुट्टी की तैयारी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या पार्टी पर एक छत्र राज के लिए साफ किया जा रहा है रास्ता? चलिए, दो खास मुद्दे जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लखवी को जमानत दे दी गई है। भारत ने हालांकि इस पर ऐतराज जताया है और इस पर पाक उच्चायुक्त को तलब भी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर जो तमाम सबूत देने की बात भारत लगातार कर रहा है तो आखिर में पाकिस्तान सरकार उनको कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रही है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद यामीन साहब, नेता आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल जी, से भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं कुछ एक सियासी बयान जिस तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले वो सुनते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो पहले दिन से ही उनकी नीयत ठीक नहीं थी। लखवी को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने मुंबई पे हमला का षड्यंत्र किया, उनको सज़ा देने के लिए, और भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ की अदालतों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की एजेंसीज को मालूम होना चाहिए कि ऐसे निर्णय से दुनिया में उनका नाम तो खराब है ही, तो उनका बदनामी भी होती है। और एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान गंभीर है रिश्तों को सुधारने के लिए? अगर है तो लखवी को छोड़ना, उसकी रिहाई हिंदुस्तान को कभी मंजूर नहीं है। आप हम सब जानते हैं कि ज़कीरुर रहमान लखवी 26/11/2008 पर जो भारत पर आक्रमण हुआ था, मुंबई अटैक के नाम से हम उसको जानते हैं, उसके मास्टरमाइंड हैं। और ये सिर्फ भारत का आरोप नहीं है, पाकिस्तान के कोर्ट्स ने भी जो चार्ज किया है उनको 25/11/2009 को पाकिस्तान के न्यायालय ने उनको और उनके 4-5 साथियों को चार्ज किया है मुंबई अटैक को जो भारत पे हुआ था, ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके पहले भी दिसंबर में उनको एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने रिहा किया था। भारत में जब उस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, आम जनता में तीखी प्रतिक्रिया हुई, तो उसके बाद एक मामूली इशू, किडनैपिंग का इशू बना के उनको फिर से रखा गया, जिसको वहां के न्यायालय ने रिजेक्ट करके उनको रिहा करने का आदेश दिया है। चलिए अब जरा सुनते हैं जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके बगैर सरकार के मदद के वो नहीं छूट नहीं सकते। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। पाकिस्तान सरकार वो सारे कदम उठाना चाहिए जिससे लखवी को जेल से रिहा ना होने तक उसको कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान के एजेंसीज के पास पूरा सबूत मौजूद है, लेकिन सारा जो सबूत है वो अदालत के सामने में पेश नहीं किया है। अगर पूरा सबूत जितने भी मौजूद है वो पेश करेंगे तो लखवी का जेल से रिहा होना नामुमकिन है। इसलिए पाकिस्तानी सरकार को कदम उठाना चाहिए और एजेंसीज को सही माने में इस केस को, अगर वो मानते हैं कि एक टेररिस्ट के खिलाफ कदम। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे बताइए,
ये जिस तरीके से लुक्का छिपी चल रही है, इससे पहले भी एक बार जब रिहा करने की बात हुई थी, फिर उसके ऊपर एक और धारा के तहत मुकदमा चला करके उसको अंदर रखा गया। दोबारा कोर्ट ने ये कहा है कि उसको जो है जिस तरीके से अंदर रखा जा रहा है ये गैर कानूनी है और जमानत दे दी गई है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में जब भी वहां कोई अदालत का फैसला आता है या वो डिटेंशन से बाहर हो जाते हैं तो भारत के अंदर ऐसा उबाल लगता है कि जैसे कोई बड़ी अनहोनी सी बात हो गई। एक मुल्क है, उस मुल्क की अदालतों में केस चल रहा है और आपके मुल्क में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर केस चल रहा है। ये इसलिए रेलेवेंस है ज़कीउर रहमान का मामले को मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, उसने एक चीज बड़ी साफ कही और पहली बार उसने लिंक अप किया इस बात को। उन्होंने कहा कि भाई जो अदालत का प्रोसीजर है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। क्या साक्ष्य हैं, कितने साक्ष्य हैं, कितने एविडेंस हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको लग सकते हैं क्योंकि आपने दिए हैं, आप विक्टिम हैं इसलिए आपको लग सकता है कि हमने बड़े मजबूत साक्ष्य दिए हैं, लेकिन अदालत उनकी है और उनके देश की अदालत को आपको भी वैसे ही एहतराम करना चाहिए जैसे वो आपकी अदालतों को कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे तो बार बार इस बात पे धमकी देते हैं हमको कि ज़कीउर रहमान को आपने छोड़ दिया, ये बातचीत के लिए अच्छा नहीं है। बोले कि समझौता ब्लास्ट के अंदर असीमानंद को भी बेल मिली हुई है, उनका मानना यह है और आप ही के लोगों ने कहा कि असीमानंद और कुछ लोगों ने उसमें ये गड़बड़ की है। तो जब हम आपसे पूछते तो आप कहते हैं कि अदालत में केस चल रहा है उसका। तो भाई अगर उनका केस चल रहा है तो हमारे यहां भी चल रहा है, एक पैरेलल तो ये है। दूसरी बात मुझे लगता है कि भारत सरकार का ये जो केस है ये सिर्फ हल्ला मचा करके और वहां के आप हाई कमिश्नर को बुला लें, उसको आप तलब कर लें, सख्त लहजे में कह दें, वहां भी राघवन साहब ने जबरदस्त जो है उनको बुलाया और तमाम सारी बातें कह दी। लेकिन देखिए, दो बातों को समझने की कोशिश है, चाहे वो लखवी हो, चाहे और दूसरे हाफिज सईद हो या दूसरे लोग हो, वहां जो भी कार्रवाई हो रही है ये तो आप मानते हैं कि 26/11 में वहां की सरकार की एजेंसियां इन्वॉल्व थी, ये बात तो सबको पता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी एजेंसियों को या अपने जो उनके दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं उन सबको एक्सपोज कर देगी सिर्फ इसलिए कि आप नाराज हो जाएंगे? आपके मुल्क में एक आपका राज्य है कश्मीर, उसमें कुछ दिन पहले एक आदमी को छोड़ दिया गया, आपके ही गृह मंत्री का कुछ बयान था, फिर बाद में कुछ बयान आया और आखिर में यह पता चला नहीं इस वजह से छोड़ा, उस वजह से छोड़ा, और कल सफाई दे रहे थे गृह मंत्री के इसलिए छोड़ा गया कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी आदमी पे जब तक कुछ नहीं होगा आप उसको जेल में नहीं सकते और अगर आपको उसको डिटेन करना है तो नए केसेस करने होंगे। अब ये हम लोग इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, लखवी जो दूसरे जगह बैठा है, 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं जिनकी एजेंसियां इन्वॉल्व है, जिसमें मुल्क इन्वॉल्व है। यहां आप मुफ्ती सईद को नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लिहाजा सिर्फ ये गीदड़ भभकी, इस पे हंगामा करना, संसद में बवाल मचाना, ये नहीं होगा। यहां आपको तय करना है बातचीत करनी है या नहीं करनी है। पहले आपने बातचीत तोड़ दी हुर्रियत के लीडर के मिलने के चक्कर में, तो सुजाता सिंह जाने वाली थी, फिर आपने दोबारा बातचीत में सार्क यात्रा के माध्यम से आपने एस जयशंकर को वहां भेज दिया, जयशंकर वहां से आ गए तो हाई कमिश्नर जो है सैयद शाह गिलानी के घर चला गया दिल्ली में। तो ये जो चीजें तय करनी है आप खुद क्लियर नहीं है, आप चाहते क्या हैं। और फॉरेन पॉलिसी मिनट मिनट में नहीं बदलती है, फॉरेन पॉलिसी की एक लाइन होती है, उसमें हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। अब भारत के सामने संकट ये है कि अगर लखवी कल आजाद हो जाता है और जिस तरीके के इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के जज नूरुल हक साहब ने कहा है कि उसके को हम रोक नहीं सकते हैं, उसकी डिटेंशन इल्लीगल है, अगर वो अपने मुल्क की अदलिया को ये मान के चले कि भाई इसकी वजह से छोड़ना पड़ेगा, तो क्या भारत सरकार के पास सिवाय इसके कि हम बातचीत तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, तो फिर उसके आगे क्या होगा? तो ये बात जो है इससे भारत अपना केस कमजोर कर रहा है और लगातार भारत जो है इससे एक्सपोज भी हो रहा है कि आप एक बात कहते हैं फिर चले जाते हैं, एक पॉइंट लें और उसको फिर लास्ट कंक्लूजन तक पहुंचाएं। तो ये जो बातचीत है, लखवी की जो रिहाई है, वहां के जो लीगल कानून है कि साहब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर था, ये नहीं था, वो था, तमाम सारी चीजें हैं जो यहां से बैठ के सब कुछ शक के दायरे में लगती हैं। लेकिन हम उनके को शक के दायरे में और हम जो खुद कर रहे हैं वो हमको भी शक के दायरे में लगता है। तो आप अपने मुल्क में कुछ कर रहे हैं, वहां कुछ कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि जिस तरीके से अब यह क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है, अवधेश जी बात करिएगा, क्या इस पर आपको लग रहा है कि आगे चल करके दिक्कतें काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं? क्योंकि अभी तक स्टैंड भारत सरकार का क्या है क्लियर नहीं हो पा रहा है।
बातचीत बंद होती है, शुरू किस वजह से होती है ये भी पता नहीं लगता। देखिए दोबारा वो जाकर के हुर्रियत से मिलते हैं। बहुत मुश्किल है कि पहले जरा अवधेश जी से बंद कर दे, बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा रिएक्शन। देखो, मैं दोनों को एक साथ नहीं जोड़ता हूं। हालांकि ये बात ठीक है कि मुंबई हमलों के बाद ही जो एक कॉम्पैक्ट डायलॉग था कि हम इतने मुद्दों पर करेंगे, वो बंद हुआ है। देखिए, 19 दिसंबर को जब उसको जमानत मिली थी, उसके 2 दिन पहले पेशावर के स्कूल पर हमले हुए थे और आपको मालूम है कि कितने बच्चे, 132 बच्चे उसमें मारे गए थे। उसके बाद नवाज शरीफ ने घोषणा की थी कि कोई बुरा तालिबान और अच्छा तालिबान, बुरा आतंकवादी अच्छा आतंकवादी नहीं होता है, हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। उसके उस मैंने 17 को हुआ, 19 को उसको जमानत मिल गई थी। तो जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान में भी उसका विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में तो हुआ ही था, भारत में संसद ने बजाप्ता 19 तारीख को निंदा प्रस्ताव पारित किया, दोनों सदन ने इसके खिलाफ बजाप्ता यहां से संदेश दिया कि पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको जेल में बंद करे, उस पर मुकदमा चलाए। और वहां के भी कई अखबारों ने लिखा कि अगर हम एक और कह रहे हैं कि हमको आतंकवाद से लड़ना है, तो लखवी को अगर हम छोड़ते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा। तो सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उसको बंद कर दिया। अब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पाकिस्तान के कानून के अनुसार 3 महीने में उसको बाहर आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप पक्का केस नहीं बनाते हैं उसको स्पेस में। सरकारी वकील ने कहा था कि एक मेरिट ये कहीं एक छोटी सी गलती से जो है ना, टेक्निकल गलती से उसको जमानत हो गई है, आगे उसकी जमानत नहीं हो सकती है, लेकिन हो गई जमानत। इसका मतलब कि इस बीच जो कुछ भी उसके खिलाफ जो है साक्ष्य के साथ जिस ढंग से मामला लड़ा जाना चाहिए था, नहीं लड़ा गया, और ये अभी से नहीं हो रहा है। आपको पता है कि 26 नवंबर के हमले के बाद 3 दिसंबर 2008 को ही भारत ने पाकिस्तान को बता दिया था कि लखवी का हाथ है, वो टेप दे दिए गए थे। उनके बाद 12 जो है दस्तावेज हमारी सरकार ने उनको सौंप दिया, जिसमें नाम था सईद के साथ लखवी को अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन वो जेल में रहते हुए ही बाप भी बन गया, वो माने जेल में रहते हुए वो पिता भी बन गया। तो उसके साथ क्या हो रहा है, ये वहां की स्थिति है। लेकिन पुष्पेंद्र जी का यह कहना ठीक है कि हमारे देश में भी अगर इस आधार पर, जिस पर कि आतंकवाद का, जिस पर अलगाववाद का, जिस पर आरोप है कि भाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हम 2 साल से ज्यादा उसको नहीं रख सकते हैं, अगर छोड़ा जाएगा तो उसका आधार वो उठाएगा। लेकिन ये जो मुंबई के जो हमले हैं खास करके, वो इंटरनेशनल मामला हो चुका है, पूरी दुनिया के इस पर निगाह है, इसलिए लखवी की जमानत पर पाकिस्तान को दुनिया में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। समस्याएं होंगी, लेकिन आप 1-2 बातें मत भूलिए कि जब से इसका केस चला है, एक सरकारी वकील जुल्फिकार चौधरी ने जब बयान दे दिया कि इसके खिलाफ पक्के सबूत है, इसको सजा होगी, कुछ दिन बाद उसको गोली मार दी गई। उसमें डर के मारे जजों ने अपने ट्रांसफर करा लिए उसके केस से, सरकारी वकील उसमें कई बदल चुके हैं, उसके जांच के अफसर उससे हटा रहे हैं। इतना आतंक है क्योंकि उसका जो मुख्य है हाफिज सईद, वो बाहर है और बाहर से दबाव डालता है। तो वो एक स्थिति जो है वो लखवी के, आप इस बात को ध्यान रखिए। अब पाकिस्तान उससे कैसे निपटती है, लेकिन मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। भारत को अपनी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध खुद लड़नी है। पाकिस्तान की जिम्मेवारी थी, क्योंकि ज्यादातर सबूत मुंबई हमले के पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, बात वहां से हो रही थी, ट्रेनिंग वहां हुई थी, वहां से वो सारा सैटेलाइट फोन से कर रहा था, सेंटर वहां बनाए गए थे, पैसे वहां मिले थे कि वहां के जांचकर्ता वो तलाशे, उन्होंने उस ढंग से किया नहीं है और भारत पर जिम्मेवारी डालते हैं कि आप सारे सबूत दीजिए। तो ये एक समस्या है। अवधेश भाई, एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, आपने जितनी बात कही मैं उससे एग्री कर रहा हूं, लेकिन आप जरा देखें कि यहां मसर्रत आलम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और वहां एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, मैं ये कह रहा हूं कि जकीउर रहमान इसलिए जेल में नहीं है कि उसने 26/11 का जो भी कुछ किया है उसमें सरकार के पास साक्ष्य आ गए। किस किस किस्म के हल्के चीजों में जेल में बंद है भाई। आप अगर एमपीओ के तहत उसे बंद कर देंगे तो फिर 6 महीने बाद ये सवाल खड़ा होगा, जैसे आपके मुल्क में, कि उसकी एक लिमिट होगी ना भाई। सवाल ये है कि आप सिर्फ बंद करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको दबाव बनता है, वो अंदर कर देते हैं, लेकिन जो उसने इस देश के अंदर वॉर करी है, जिसमें 160 लोग मारे गए हैं, जिसमें अदालत चल रही है, इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट जिसमें मुकदमा चल रहा है, उसमें अभी तक 8/11 या 28/11 क्या है वो जो मुंबई का, उसके सिलसिले में तो कोई चीज अभी सामने नहीं आई है ना। सवाए आप पीसीओ के नाम पे या एमपीओ के नाम पे उसे बंद कर दे फिर छोड़ दे, तो ये समस्या तो बार बार आएगी। तो यही मुझे समझ में आता है कि जो सीरियस मामला है वो तो कहीं अभी टैकल ही नहीं हुआ। जी अशोक गोयल साहब, जब आप चुनाव लड़ने गए थे, आपकी पार्टी चुनाव लड़ने गई थी, तो जिस तरीके का आक्रामक अंदाज था
पाकिस्तान से आंख मिला के बात होगी, एक मरेंगे तो 50 लोगों को मारा जाएगा। अब जिस तरीके का जो रिएक्शन देखने को मिल रही है विदेश नीति में, बहुत सॉफ्ट लग रहा है। पीडीपी के अंदर आप पीडीपी के साथ आप सरकार बनाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। सरकार कहती है हमें पता ही नहीं होता है, पीडीपी अपने हिसाब से निर्णय ले रही है। अब इस मामले पे आपने एक बार दबाव बनाया, उनको फिर से दोबारा अंदर कर दिया गया, अब क्या करेगी सरकार? नहीं, देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस फैक्ट को हम नहीं झुठला सकते कि हमारा पड़ोसी देश है और हमें आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई तो जरूर लड़नी है। आज आप कश्मीर में देखेंगे कितने वर्षों के बाद एक भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो कि कश्मीर घाटी और मिलकर एक सरकार बनी है और एक पूरा संदेश पूरे विश्व के अंदर गया है कि लोगों की, आवाम की एक वहां पे सरकार बनी। संदेश तो ये भी जा रहा है, अलगाववादी को आप छेड़ रहे हैं, पूरे देश में संदेश जा रहा है। नहीं, देखिए, आप एक जो जिसकी रिहाई हुई है उसके बारे में गृह मंत्री ने संसद में भी बयान दिया है, उसके बाद राज्यसभा में भी दिया है कि पिछले सरकारों के फैसलों के कारण उसकी रिहाई हुई है और उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। और सरकार की प्रधानमंत्री ने भी संसद के अंदर पूरा आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त टेलीविजनों पे देश के बैठ करके ऐसे लग रहा है कि पीडीपी का वकील है वो। सवाल यह है कि ये जो जितनी बातें बड़े आराम से कह रहे हैं कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, तो 8 महीने पहले जब मनमोहन की सरकार थी तो क्या ये बिरयानी नहीं खिला रहे थे? तब क्या सेना के जो सर कटे जा रहे थे तब क्या हो रहा था? फिर पिछले 9 महीने में कितनी बार वायलेशन हुआ, कितने इनकाउंटर हुए, तब पड़ोसी नहीं बदला जा रहा था। तब आपकी भाषा ये थी 2 कटेंगे हम 15 लाएंगे। फिर आप ये कहते थे घर में घुस के जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप हुर्रियत से बात करने पे बातचीत रोक देते हैं। अब वही शिव शंकर वहां जाके बात कराते हैं और उनका हाई कमिश्नर फिर हुर्रियत के घर जाता है और आप अब हमें तर्कों के जाल में ऑफिशियली हमने कहा था, देश बदला था, अब तो ये बदल नहीं सकते। देश में पहली बार बीजेपी वहां सरकार बनी है तो देश में पहली बार ही पता चल रहा है कि जिस आदमी के नाम पे, जिसकी लाश पे, जिसके बलिदान को आपने इस देश की गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताया था, आपने उसके बलिदान को उस दिन हत्या करके जमीन में दबा दिया कश्मीर में, जिस दिन आपने 2 निशान और 2 विधान के तहत आपका प्रधानमंत्री जम्मू में बैठ के शपथ दिला रहा बीजेपी को। अब आपका 2 विधान और 2 निशान का एजेंडा और स्लोगन बंद हो गया आपका। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें साथ लेके चलना है, तो कांग्रेस भी तो 65 साल से साथ लेके चल रही थी, तब आप इतने तल्ख क्यों थे भाई? नहीं, देखिए, आतंकवाद की किसी घटना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार बड़ा कदम उठाएगी। और ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये सरकार बनी है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी है। तो नहीं, और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर अगर कोई भी इससे डिफर करेगा, कोई भी पार्टी अगर करेगी, पीडीपी भी करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी आप ये मानते हैं कि जो निश्चित रूप से अभी तक जो किया वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेगी, होगा, जाएगा। जो हो रहा है वो क्या है ना, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसा है। अलगाववादियों को रिहा करने की बात आपने स्वीकार नहीं की है। मैं पूछ रहा, अगर कांग्रेस के समय ये रिहा हुआ होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होता? कम से कम मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि 28 सीटें उसकी है और 25 आपकी है। नहीं, +2 है, जोर है। 27 आपकी है ना, वो अपने एजेंडे पर 28 सीटों पर बात कर सकता है, तो 27 लेके आप इतने पिलपिल कायर और भीरू की तरह आपका व्यवहार क्यों हो रहा है? भीरू कायर, ये सारे जितने वर्ड हैं ये कांग्रेस के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अभी कांग्रेस के टाइम पे क्या कांग्रेस पे जाइए ही मत। अब कांग्रेस पे आरोप लगाने का समय खत्म हो गया। अब आप अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, आज ही सुनिए, आप देश को गुमराह कर रहे थे। आपने यह साबित किया कि हम गुमराह कर रहे थे। राष्ट्रभक्ति का जो आपने कॉपीराइट ले रखा था वो भी सबके सामने पता चल गया। आज ही जम्मू कश्मीर के अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर है झंडा, उस बुखारी ने यह कहा है कि जितने भी सरकारी इमारतें हैं, संवैधानिक इमारतें हैं, संवैधानिक पद में है, उसमें तिरंगे के बराबर में वो झंडा लगेगा जिसके लिए आपके महान नेता ने बलिदान दिया था। और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा और अब आप हमको तर्क समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कश्मीर और बीजेपी और कांग्रेस का जमाना चला गया। आप अपनी राष्ट्रभक्ति के बारे में बताइए। सरकार बननी चाहिए, इसी तरह
की बात उठा नहीं सकते। निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी भी घटना होगी, निश्चित तो रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये आप सरकार से प्रेम नहीं है, राजभक्ति पहले है। और अरे आपकी वो दिखाई दे रही है, आपकी राष्ट्रपति दिखाई दे रही है। सरकार से दूर होने में भारतीय जनता पार्टी और कोई भी निर्णय ये उसी वक्त फिल्मों में बोलिए। कोई किसी तरह का समझौता इस देश अब के पुष्पेंद्र जी के बोलने के बाद थोड़ा सा आप में गर्मी आई है, तो कौन मिलेगा बार बार गर्मी दिलाने वाला भारतीय जनता पार्टी को? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम घटनाचक्र में। और निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से फिर से दबाव बनाया जा रहा है। देखना ये है कि क्या आश्वासन मिलता है पाकिस्तान से, क्योंकि लखवी के बाहर आने से निश्चित रूप से हो सकता है शायद भारत की मुश्किलें जो है वो जो है मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, और हमारे साथ यामीन साहब हैं, तमाम सवाल हैं उनसे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जरा बात करते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर मच्ची कला की। लगातार पिछले कई दिनों से जो है स्टिंग की बातें, तमाम जो कला मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के संयोजक जो है अब थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो बीमारी लगी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब नेचुरोपैथी की ज़रूरत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पार्टी को भी देखने को मिल रही। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ चौधरी मोहम्मद यामीन साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ अशोक गोयल जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पहला शुरुआत यामीन साहब आपसे करना चाहेंगे, जरा बहुत आराम से जवाब दीजिए, बताइए हो क्या रहा है आपकी पार्टी में। जिस तरीके का रोज का तमाशा एक महीने में जहां आपको अपने सरकार की कामयाबी गिनानी चाहिए थी, ऐसे में कोई आदमी आपके पार्टी का कह रहा है कि नहीं हमको ये दिक्कत है, कोई कह रहा है योगेंद्र यादव के साथ है, कोई कह रहा है प्रशांत भूषण के साथ है, कोई कह रहा है ये लोग पार्टी तोड़ रहे थे। क्या हंगामा मचा हुआ है पिछले, ये ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी बहुत, उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। देखिए, जहाँ तक योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी का सवाल है, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और कल क्या होता है वो अभी नहीं इसके बारे में कहा जा सकता, और ना ही मुझे इतनी अथॉरिटी है कि मैं उसके बारे में कोई डिसीजन बताऊं। नहीं, वरिष्ठ नेता है तो वरिष्ठ नेता, आपके इतने वरिष्ठ संस्थापक नेता हैं वो, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कल भी हमने तमाम सवाल उन्होंने पूछे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। योगेंद्र यादव ने जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने सरेआम कर दी है, उसमें कोई चीज छुपी थोड़ी नहीं, कोई चीज छुपी नहीं है। और आप कह रहे हैं वरिष्ठ नेता है, आपकी पार्टी के लोगों ने मानने को तैयार नहीं वरिष्ठ नेता है। खेतान साहब कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने के लिए, हराने के लिए लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं वरिष्ठ नेता है। तो मान नहीं रहे कि वरिष्ठ उनका इल्जाम है, इल्जाम हो सकता है, इल्जाम लगाया जा सकता है, जब तक उसकी जांच ना हो ये कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की आवाज पीएससी से बाहर कर दिया आपने, आपने पीएससी से हटा दिया, आपने जांच की, कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जाती है, कैसे कह रहे हैं आप? अरे भाई ये कैसे एक्सपायर करता है? पीएससी से आपने निकाल दिया। विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, करीब 60-62 लोग की, मतलब इनको अब जो है पूरी तरीके से पार्टी से लिख नहीं रहे भैया, दस्तखत करवाए जा रहे हैं। जब पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोकतंत्र का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो चाहते हैं वो लोकतंत्र है, वहां वो उसमें वो जो चाहते हैं वो सेकुलरवाद है, वो जो चाहते हैं वही ईमानदारी है, वो जो चाहते हैं वही पार्टी का सिद्धांत है। इसके विपरीत जो भी जाएगा, आज से नहीं है, आरंभ से ही है। यहां तक कि आंदोलन में इनको पार्टी बनाने की इच्छा थी, अगर अन्ना हजारे उसके पक्ष में नहीं तो उनको भी मीटिंग में बुला के, आप लोग भूल रहे हैं कि जैसे आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ हुआ है, ठीक यही बेइज्जती, यही अपमान अन्ना हजारे के साथ भी हुआ था जब पार्टी बनाने का निर्णय हुआ था और वो मीटिंग में आए थे। यामीन साहब जवाब दीजिए। मेरे लिए इसमें जो कुछ आम आदमी पार्टी, एक सेकंड देंगे, आम आदमी पार्टी मेरे लिए मैं ऐसा रहा है कि जैसे एक घड़े में पूरा सड़ा हुआ पानी दुर्गंध दे रहा, ऊपर से थोड़ा बहुत आप स्प्रे कर दो सेंट का कि थोड़ा गंध, वो सेंट केवल हट गया है, वो दिखाई दिया, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। यामीन साहब, मैं आपको एक दो उदाहरण सुनाना चाहूंगा इस बारे में।
अभी आजकल 3 दिन से जो है आसिम मोहम्मद खान साहब की तरफ से बहुत स्ट्रिंग ऑपरेशन और टेप और वीडियो ऑडियो बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा। हर चैनल पे आजकल यही खबर छाई हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे गए हैं, उसकी कोई खबर नहीं आती है जी। हमारी पार्टी ने क्या क्या 1 महीने में कार्य करके दिखाए, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्टिंग। जब आम आदमी पार्टी के खाली आंदोलन होते थे तब भी वो जब दिखाया जाता तब तो आपने कभी आपत्ति दिखाई नहीं। 1 मिनट विपुल जी, 1 मिनट मुझे कहने दीजिए। अभी एक आसिम मोहम्मद खान का कांड चल रहा है। आसिम मोहम्मद खान पिछले 5 महीने से कह रहे हैं कि मेरे पास टेप है, मेरे पास टेप है। आज उनका 12 बजे उस टेप को देने का वायदा था, दिया क्या? एक सिंपल एक दिखा रहे हैं वो। अरे भाई राजेशगढ़ का टेप तो आ गया, अब नहीं आया उसको देख रहे हैं। राजेशगढ़ का टेप आ गया, उसमें केजरीवाल क्या कह रहे हैं, शाहिद आजाद ने क्या कहा है, और जो कहा है उसको छोड़िए ना, हो क्या रहा है। आपके नेताओं में कितना मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है, कितने बढ़िया से पार्टी चल रही थी कि एक कह रहे हैं कि भैया आपको मालूम होगा ऐसा है कि 21 लोग जिनके आधार पर 29 जुलाई 2012 को जंतर मंतर पर पार्टी बनाने की घोषणा हुई, हस्ताक्षर कराने वाले मुख्य लोग यही 2 थे, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। इन्हीं ने लोगों से हस्ताक्षर कराए थे। क्योंकि पार्टी बनानी थी उसके लिए अनशन करो, वो पहले से तय था स्क्रिप्ट, लेकिन हस्ताक्षर इन्होंने ही कराए और इसके आधार पर टूटा है। तो जो लोग इस पार्टी के सूत्रधार थे वो अगर आपको हराने में लग गए हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र लाओ, पारदर्शिता लाओ, इसमें हाईकमान कल्चर हावी हो रहा है। और यही बात पिछले साल 24 मई को जब वो छोड़ के गई थी सादिया इल्मी, तो उसने कहा कि क्रोनिक क्लिक जो है इसमें खड़ा हो गया है, माने चांडाल चौकड़ी पार्टी में घिर गई है। अगर वो सब द्वार पर दरवाजे पर खड़े हैं तो किसी को घुसने नहीं देते हैं। तो ये सच है, इस सच को स्वीकारिए। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नकारापन से उनके अवसर दे दिया, लेकिन आप इस देश के सबसे खतरनाक लोकतंत्र के लिए सबसे सांप्रदायिक, सबसे पाखंडी, सबसे झूठी और सबको ठगने वाली पार्टी के रूप में सामने आ गई है। अभी समय 67 सीट मिली है, हमारे पास उनको झेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आपसे एक सवाल जानना चाहिए। ये जो कुछ भी तमाशा चल रहा है, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा जामिल साहब। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कुछ चल रहा है 2 कारण नजर आते हैं। एक तो ये कि 2018 में 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, क्या उसको लेकर के ये हंगामा मचा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जो है वो चाहते हैं कि अगर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बने रहे तो उनका संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आशुतोष जैसे लोगों का नंबर नहीं आ सकता। अब तो उनको बने रहना नहीं, उनका निकालना साफ हो गया। क्या इसको लेकर के ये हंगामा मचा हुआ है? क्या कारण? क्योंकि जिस प्रशांत भूषण को निकाला गया उन्हीं के बनाए लोकपाल को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद ये पार्टी बनी जो कि पिछले चुनाव में सिर्फ लोकपाल कर रही थी। वही प्रशांत भूषण है जिन्होंने पार्टी को सबसे पहले 2 करोड़ का चंदा दिया। क्या कहेंगे आप, वजह क्या है? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, देखिए कि कभी भी ये नहीं मुमकिन हो सकता कि आप क्रिकेट के मैदान में उतरें और कानून और रसूल और जो रूल बनाए वो कहें हम फुटबॉल के अंदाज में खेलेंगे। राजनीति जो भारत की है उस राजनीति के तहत ही गेम होगा। अगर इन्होंने क्लेम कर लिया था कि हम दुनिया के महान हैं और ये अपने उस ठग पने में कामयाब हो गए कि इन्होंने इस दिल्ली को ठगा और 67 लोग इनके पास आ गए, और दिल्ली वालों का भी मैं बड़ा आभारी हूं कि इनके भागने की हर गली को उसने तंग कर दिया है। अब ये कोई भाग नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि सत्ता की लड़ाई जब होती है इसमें तमाम सारे लोग एम्बिशियस हैं। इसमें कितने लोग जो थे वो अरना के मूवमेंट से इसलिए तब के आए थे कि साहब हमें देश बदलना है। ये डायलॉग था कि हम राजनीति की कीचड़ को साफ करने आए हैं, हमें तो उतरना पड़ेगा, हम ये करें। वो डायलॉग उस वक्त पूरा हो गया जब इनकी 67 सीटें आ गई। अब दिल्ली के अंदर 7 से ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते, 2-4 चेयरमैन बन सकते हैं, बाकी सारे एमएलए जो हैं बेरोजगार हैं। अब सबको पता है कि बहुत सारे एमएलए जो हैं वो दूसरी पार्टियों से भी आए थे, दूसरे लोगों से जगह से भी आए थे। उनके एम्बिशन में कहीं यह नहीं था कि वो देश की महान पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और सत्ता में आते ही सब ईमानदारी का काम करेंगे। तो उनके अंदर एक गुस्सा है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अपने चंपुओं को हर पार्टी बनाती है मंत्री, आप आज भारतीय जनता पार्टी को देख लें, केंद्र में सरकार है, लोकसभा में 282 सीटें अपनी पार्टी की जीती हैं, लेकिन आधे से ज्यादा मंत्री जो है वो राज्यसभा से आए। सवाल ये मेरा कहने का है कि ये सब जगह होगा, ये महान नहीं है। इनकी महानता की चादर और डायलॉग जो है वो समाप्त हो चुके हैं। बात यह है कि आप इनसे ये पूछें कि भाई आप भगत सिंह बनने की बात कर रहे थे, सब लोगों ने मिलकर आपको भगत सिंह बना दिया है,
और हमारे यहां परंपरा है कि भगत सिंह की तारीफ सब करते हैं, उसकी स्टेचू पे फूल सब चढ़ाते हैं, लेकिन जब हाथ जोड़ते हैं तो मनी मन ये कहते हैं ये भगवान करे भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे यहां ना हो। लेकिन इनके यहां भगत सिंह पैदा हो गए हैं। तो जिस एम्बिशन की आप बात कर रहे हैं, वो एम्बिशन का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि जो तीन बड़े लोग थे, जिनको आप ये कह सकते हैं कि उनकी बैकग्राउंड राजनीति से ज्यादा उनकी अपने क्षेत्रों में पहचान थी, उसमें प्रशांत भूषण, उनके पिताजी ने 2 करोड़ रुपया देकर के इनकी पार्टी की उस वक्त दुकान चलाई जब इनके पास जमीन पे बैठने के लिए चटाई नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले उनको बाहर किया, योगेंद्र यादव को बाहर किया, प्रोफेसर आनंद कुमार नजर नहीं आते हैं इस वक्त, राजमोहन गांधी कहां है समझ में नहीं आते हैं, बेदा पाटेकर नजर नहीं आते हैं, कैप्टन गोपीनाथ है वो कहां है। ये जो सत्ता की लड़ाई है अभी इसमें शुरुआत हुई है, इसमें उससे बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा इसमें मचेगी भीड़, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास समय कम है और उनको कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा। अब ना चुनाव कहीं होने हैं, ना केंद्र में होने, न राज्य में होने, तो ये जो सत्ता के झगड़े हैं ये बिल्कुल वैसी होंगे, बल्कि इनका रूप और विभत्स होगा। आज सुनो ना, केजरीवाल जी का एक बयान आ गया है कि हम नेपोलियन थोड़े हैं कि हर राज्य जीतने चले जाएंगे। मैंने वही कहा ना कि वो जो देखिए योगेंद्र यादव का आपको याद होगा कि वो हरियाणा जाकर चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने उनके एम्बिशंस के ऊपर जिसे कहना चाहिए क्या कहते हैं कि पानी डाल दिया कि नहीं साहब हम कहीं नहीं लड़ेंगे। तो अब स्थिति ये है कि ये तमाम सारी बातें कहें, यामीन साहब अपनी खुश्क और खूबसूरत उर्दू में बड़े अंदाज में तमाम बातें कहे, वो हमारे महान नेता हैं। उस महान नेता को ये जो दफन कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को, तो इनके अभी सत्ता की लड़ाई वैसे ही होगी जैसे और जगह होती है। ये अपने आप को अब अल्लाह माने, बल्कि इनके यहां ज्यादा होगी, मेरा मानना यह है। यामीन साहब देखिए, जैसा अभी आपने भूपेंद्र जी ने कहा है कि सत्ता की लड़ाई होगी, ये सब एम्बिशंस होंगी, ये सब लोग एक दूसरे के पीछा करके और आगे बढ़ना चाहेंगे, वो मैं मानता हूँ। चूंकि हमारे यहाँ किसी एक खास कैडर के ट्रेंड लोग तो है नहीं, मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग सोच के, अलग अलग कैडर्स के, अलग अलग पार्टियों के लोग आए हैं। जाहिर है, लेकिन यामीन साहब आप ही ने देश को कहा कि हम बिल्कुल 24 कैरेट का छांट के लाएंगे, कहीं उसके अंदर कुछ नहीं होगा और दूध का धुला होगा। अब आप कह रहे हैं कि देखिए साहब वो आ गए, तो आपने भी तो पैसे लेकर टिकट दिए, तो वो तो आएंगे ही। अब आपको चिंता ही है कहते हैं आप क्या करें। देखिए यामीन साहब, शिकायत इस बात को लेकर के, जैसे जिन बातों पे आप पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रही है। आपने कहा उस समय आपने कहा था कि बकायदा कांग्रेस सरकार को आपने सलाह दी थी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, आपकी मीटिंग जो है बंद कमरे में होती है। देखिए विपुल पूछ रहे हैं कि आपने ये कहा था कि बंद कमरों में फैसले लेती है कांग्रेस और बीजेपी, और हम खुले में लेंगे, हम खुले में लेंगे, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आप सलाह दे देंगे। आप तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, जा रहा यही नहीं पता चल रहा। दिल्ली से फैसला होता है, आपके यहाँ भी आला कमान का सिस्टम जारी हो गया, 24 अक्बर रोड पे हो रहा है, चैनल पर बैठकर हो रहा है, नहीं दिल्ली पर डेली बात कर रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे, तो आप बताएं। नहीं, मेरा कहने का देखिए, प्रशांत भूषण जी ने लोकपाल का मसौदा लिखा था, लोकपाल को लेकर आने वाले थे, लेकिन अपने जो एतराजात उन्होंने अब उठाए हैं उसमें कहीं लोकपाल का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि लोकपाल को आपने पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब उन्हें लोकपाल से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशांत भूषण ने जानकारी के लिए बता दूं सर, को टिकट दिया, बताइए ये वो छोड़ दीजिए, आप पीछे ले जाके जस्टिफाई मत कीजिए। आपने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जो प्रशांत भूषण ने कहा कि आपने क्रिमिनल्स लोगों को टिकट दिया है, और क्योंकि चुनाव का मौका है इसलिए उसके बाद में बात करूंगा। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? उसमें आपने क्या किया? जब तक क्राइम साबित नहीं होता, आप लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के क्राइम आप रोज शाम को साबित कर देते थे, कभी प्रेस क्लब में, कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्योंकि आप हरिश्चंद्र के आखिरी वारिस थे कि आप ये कहते थे देखिए साहब नितिन गडकरी ने चोरी करी है, अब फौरन आपने फेंका पत्थर और चले गए। आपने किससे पूछा था? वहां तो माफी मांगे गए। कौन सी अरे नहीं, नितिन गडकरी के घर पर जाके उन्होंने जो है मांगते इनको मंत्रालय खोलना पड़ेगा माफी का, जिसमें रोज इनका एक आदमी माफी मांगेगा। ये जिस की बात कर रहे थे, चले गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुझाव ठीक है, माफीनामा मंत्रालय गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात अपनी ऐड करना चाहता हूँ यामीन जी, दे रहा हूँ सर, बस गोयल साहब मुझसे पूछा गया जिस तरह से जब आप बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मेरी आदत है, मैं किसी को डिस्टर्ब। चलिए ठीक है, यामीन साहब को आम आदमी पार्टी में कैसे हैं आप? आदत गलत है आपकी, आम पार्टी के लोग बोलने नहीं देते किसी को, ये हाथ फिट नहीं है वहां पर। यामीन साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए 2 मिनट में, उसका ब्रेक का वक्त हो गया।
जहां तक पार्टी के संविधान की बात है, पार्टी जो चल रहा है उस पर बात कीजिए सर, वही मत बात सर, पार्टी के संविधान और मैनिफेस्टो जो है वो वैसे ही है जैसे हर मजहब की किताब है, उसे पढ़ता कोई नहीं है, अमल कोई नहीं करता, वो सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए होता है। थोड़ा बोल सुनिए, पार्टी में और जो सवाल है उस पर जवाब संविधान लिखा, जब वो संविधान लिख रहे थे सर, आप फिर बहुत पुरानी बातों पर मत जाइए सर, अभी नहीं चल रहा है, टिप्पणी नहीं कर रहे आप जो है सर इतिहास बताएं। आज उसको वो लेकर केजरीवाल जैसे पाखंडी और पापी जिसके पाप और अपराध इतने क्लियर हो रहे हैं, आपके जैसा आदमी उसकी रक्षा करता है, इतना घिनौना घिन आ रही है, वो आदमी सत्ता के लिए कुछ भी किसी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जन लौट रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर चर्चा जारी रहेगी, क्यों मच रहा है दंगल, क्या है वजह इस दंगल की, एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सियासी भूचाल आया हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर, और पार्टी के संयोजक इलाज करा रहे हैं अपना और कह रहे हैं स्थिति अब बेहतर हो रही है। अब उनकी स्थिति बेहतर हो रही है और पार्टी की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं और जरा गोयल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जब आपसे पिछले मुद्दे के दौरान सब सवाल किए जा रहे थे तो यामीन साहब कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, और इस बार जब उनके ऊपर हमला हो रहा है तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि दिल्ली ने जिस तरह का मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया, और जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि क्रिकेट के जो मैच में इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम फुटबॉल के नियम लाएंगे, जिस तरह की राजनीति की इन्होंने बात की कि हम शुचिता की राजनीति, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, नैतिकता की जो बात करते थे ये, आज वो एक एक करके सारी परत उसकी खुलती जा रही है। अगर ये केजरीवाल जी कहते हैं कि 8 में से 6 तोड़ के ले आओ, तो इनके जो प्रवक्ता वो कहते हैं इसको पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, और जब दूसरी पार्टियां अगर इस तरह की बात करती है तो वो कहते हैं कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। अगर इनके ही कोई नेता जब मुसलमानों की मजबूरी बताते हैं कि उनका तो काम है मोदी का रथ रोकना, तो वो कम्युनल नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी होती है इन लोगों के लिए। तो एक एक करके इन लोगों की सारी परत एक एक करके खुलती जा रही है। कांग्रेस आज बात कर रही है, आज ये आसिफ खान जी के पास ये स्टिंग पहले ही मौजूद आज जारी की। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से केजरीवाल जी पहले भाग गए थे, आज दोबारा से ज्यादा पहली बात योगेंद्र यादव भूषण ने कॉम्पिटिशन है कि ज्यादा बड़ी बातें कौन बोलता है, ज्यादा यू टर्न कौन होता है। आप सुनिए, आपके नेता को इस्लाम मुसलमानों के बारे में पोस्टर जारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला था। आपके नेता को मुसलमानों के संदर्भ में जो पोस्टर जारी किया उससे इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला। आपसे बड़ा सांप्रदायिक कौन है? बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, चलिए ठीक है, उन मुद्दों पर किसी ने जवाब आज तक नहीं दिया कि पार्टी के अंदर स्वराज नहीं है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र प्रक्रिया नहीं है, पार्टी के अंदर सुप्रीमो कल्चर है, उसके बारे में कोई नहीं जवाब दे रहा। के तौर पर शाहजी आलमी जी छोड़ करके गई है जी, वो जाएंगी तो कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के जाएंगी जी। इसी तरह से नहीं, क्यों गई? क्यों गई? अभी तो जो लोग आपकी पार्टी के अंदर है वो क्यों गई? ये उनसे पूछिए। नहीं, उन्होंने बता दिया कि मैं 3 महीने से केजरीवाल से मिलना चाहती हूँ, समय नहीं दे रहे हैं लोग, उनके पास पहुंचने नहीं दे रहे हैं। यामीन साहब वो जो बोलती बिल्कुल गलत है। आपके साथ झंडा उठा करके अन्ना अभियान से लेकर के और आपके कहने पर वो गाजियाबाद तक चुनाव लड़ने चली गई और आप कह रहे हैं गलत है। आज वो खराब हो गई। एक चीज आपको रोक करके एक बात कहना चाहता हूं, आपसे एक छोटी आपने जो इल्जाम लगाने वो लगाइए, आपको मैं इल्जाम नहीं लगाता हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। जीवन में आरोप
प्रत्यारोप में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूं आपको। चलिए बोलिए बोलिए। अभी जो ताजा तरीन जो वाकया चल रहा है, जो ताजा तरीन इशू चल रहा है, आसिम मोहम्मद खान वर्सेस आसिम मोहम्मद खान को छोड़ दीजिए, योगेंद्र यादव पे आइए सर। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अंजलि दमनिया, मयंक गांधी, इस पर आइए। ये भारतीय राजनीति में इससे शर्मनाक, इससे कलंकित और इससे घिनौना अध्याय कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ था जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है। और आपके जैसे सोचने समझने वाला आदमी अभी भी उस पार्टी के जिसके पास केवल पाखंड है, जो किसी आधार पर केवल वोट और सत्ता पाना चाहती हो, उसके लिए किसी का भी गला काट सकती हो, उसका आप समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यामीन साहब को बोले। यामीन साहब आप सारी बातें ऐसे कर रहे हैं उस पर यह करना पड़ रहा है। यामीन साहब गोलमोल इल्जाम लगा रहे हैं। आप छोड़िए, कैटेगरिकली यही है, कैटेगरिकली यही है। जवाब दीजिए। यामीन साहब मैं जवाब देता हूं। यामीन साहब आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप ही का जवाब सुनेंगे मैं चुप हो जाता हूं। उसके बाद मैं सिर्फ कह रहा हूं, आप स्पेसिफिक मैं कह रहा हूं, आप आसिफ साहब ने क्या लगाया, वो राजनीतिक आदमी, उन पे सवाल आप उठा सकते हैं। दो बातें अभी आपने कही कि जो भी पार्टी छोड़ के जाता है वो इल्जाम लगा के जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अल्लाह न करे वो दिन आए कि जब आप जाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि आप इल्जाम लगाएंगे या आप इनाम देंगे। एक दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ये से बताइए कि राजेश गर्ग और केजरीवाल के बीच में जो बातचीत हुई और जिस बातचीत को योगेंद्र यादव वगैरह कह रहे थे, जिन्होंने लिखित में कहा, वो जब ऑडियो में आया तो राजेश गर्ग भी आपका था और अरविंद के उस टेप को भी आप कहते हैं कि वो नहीं है। सर समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। यामीन साहब आप जवाब दीजिए। और सिर्फ अब यामीन साहब को चूंकि समय वापस नहीं है, बस सिर्फ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अंजलि दमनिया, मयंक गांधी पे अपना फोकस रखिएगा। आप बोलिए खाली जी। देखिए, जहां तक मयंक गांधी जी का सवाल है, जब वोटिंग हो रही थी नेशनल उसकी असेंबली की, सॉरी इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उस वक्त वो एब्सटेन कर गए। किसने रोका था उनको उसके खिलाफ वोट डालने के लिए? योगेंद्र यादव। नहीं, केजरीवाल ने कहा था कि अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने धमकी दे दी थी और ओपन में सबने डाला। यामीन भाई आप फिर वहां चले गए, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम। राजेश गर्ग के और केजरीवाल के जो टेप है उस पर बात करिए। किसने डाला नहीं डाला ये आप अपनी पार्टी में कहिए, पब्लिकली क्यों कह रहे हैं? राजेश गर्ग की जो टेप आप जिसका हवाला दे रहे हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी आपने मेरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि आप पिछले 2 साल से, अरे जिसको चाहिए भ्रष्टाचारी। बहुत बहुत शुक्रिया यामीन साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यामीन साहब आपका। अशोक गोयल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।